नेपाल में काठमांडू के पोखरा में विमान दुर्घटना में 72 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 5 भारतीय भी शामिल हैं। विमान ने आज सुबह 10:33 पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। अब तक 60 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। विमान दुर्घटना की जानकारी के लिए भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोग हेल्पलाइन नंबर 977-511-07021 और 977-560-37699 पर जानकारी ले सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और मीडिया को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मीडिया को सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर मीडिया को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार द्वारा पांचजन्य पर बार बार की गई कार्रवाई को राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर हमला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर फिर से एक बहस छिड़ी हुई है। मजे की बात यह है कि जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर न तो कोई रोक लगाई और न ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, मेरा विनम्र सुझाव है। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबार भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऐसे मीडिया समूह के खिलाफ कार्रवाई की है जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐसे चैनल जो देश के बाहर से चलते हैं या देश के अंदर चलते हैं, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जो भारत को तोड़ने का सोच रखते हैं या फिर ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे भारत का नुकसान होता हो, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रदेश में तेज पछुआ हवा के कारण ठंड में फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक उत्तम कुमार ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते 18 जनवरी से राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की आशंका है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमीय विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि प्रदेश में सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक सर्द पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर घना कुहासा होने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों में अत्यधिक ठंड होने के संकेत हैं, जिस कारण प्रदेश के सभी नागरिकों को अत्यधिक ठंड से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। इधर ठंड को देखते हुए दरभंगा में 17 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। बेगूसराय और खगड़िया में 18 जनवरी तक 8वीं कक्षा और शिवहर में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं सीतामढ़ी में भी 21 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रखने का आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का प्रतीक है, जो प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर है। श्री मोदी ने आज सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के भारत में सबको गति और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन, इसकी एक और विशेषता भी है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है
जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है, हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के एनडीए शासन के दौरान भारतीय रेल के कायाकल्प के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। साफ नियत से, ईमानदार नियत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना उन्नत तकनीक को अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटा जा सके। जनरल पांडे ने कहा कि सीमा पर देश की तैयारियों और ड्रोन रोधी तकनीक के कारण सीमा पार से आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है। आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रावधान इस प्रयास का अभिन्न हिस्सा है, जिसके लिए भारतीय सेना स्वदेशी समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भरता से आधुनिकता हमारा नया मूल मंत्र होगा। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इस चुनौती के लिए सक्षम रूप से उभर कर आगे आ रही है। भारतीय सेना इंडस्ट्री के साथ एक बायर सेलर रिलेशनशिप से उठकर पार्टनरशिप की तरफ कदम बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सेना के सभी कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। आज सेना दिवस है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बंगलुरु में 75वें थल सेना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सेना भारतीय सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। श्री पांडे ने कहा कि सेना में बहाली के लिए अग्निवीर योजना पर पारदर्शी रूप से काम किया जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अग्निपथ स्कीम के आने से एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाया गया है। हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटेड किया है। रिक्रूटमेंट के दौरान देश भर के युवाओं से इस स्कीम के लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। पुरुष अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम सिमुलेटर्स और मॉडर्न ट्रेनिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अग्निवीरों का आगे चयन करने के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और ऑटोमेटेड प्रक्रिया विकसित की गई है। महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग इस साल मार्च में शुरू होगी।
विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास आज बक्सर के बाद सारण जिले के डोरीगंज पहुंच गया है। डोरीगंज में आज क्रूज का रात्रि ठहराव रहेगा। गंगा विलास सारण के चिरांद होते हुए कल पटना पहुंचेगा। क्रूज पर स्विट्जरलैंड के 32 यात्री हैं जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा कर रहे हैं। हमारे बक्सर संवाददाता ने बताया कि क्रूज पर सवार यात्रियों ने बक्सर के विभिन्न ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों के साथ निकला गंगा विलास क्रूज शनिवार को बक्सर के रामरेखा घाट के बंगला घाट पहुंचा। बिहार में क्रूज का बक्सर पहला पड़ाव है। पर्यटकों ने आज बक्सर में युद्ध स्मारक और सीताराम उपाध्याय संग्रहालय का परिभ्रमण किया। स्विट्जरलैंड की एक महिला पर्यटक ने संग्रहालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अनूठा है। I'm surprised that you have such a big collection from this age. And you know, I love the pictures, the statues from women. I took a lot of pictures for myself. I bring it home at Switzerland. And it's such a nice museum. It's so clean and very good presented. केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि इससे देश सहित बिहार में पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। एक तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों का बल मिलेगा दोनों को। हमारे जो यहाँ की सांस्कृतिक क्षेत्र बिहार में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और तीर्थाटन का भी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अजगैबीनाथ महादेव से लेकर के जहाँ से कांवरिया यात्रा लेके जाते हैं भागलपुर। बक्सर के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को देखने के बाद पर्यटक छपरा के डोरीगंज के लिए रवाना हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। सारण के चिरांद पुरातात्विक स्थलों को देखने के बाद पर्यटक कल दोपहर बाद पटना पहुंचेंगे। ये क्रूज 19 जनवरी को मुंगेर, 21 जनवरी को भागलपुर के सुल्तानगंज और 22 जनवरी को बटेश्वर स्थान पहुंचेगा।